नमस्कार दोस्तों। अध्याय 2। आज अ, राजस्थान के क्रांतिकारी। कल हमने पढ़ी थी 1857 की क्रांति, पहला पार्ट। आज दूसरा पार्ट है कक्षा 9 की, जो राजस्थान के क्रांतिक और स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित जो बुक है उसमें से यह लाइन टू लाइन मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए, उसके बाद अभी क्या हो रहा है। जो 1857 की क्रांति है, उस समय राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने किस तरह से राजस्थान में क्रांति को आगे बढ़ाया। दिल्ली की बादशाह के विघटित होने के बाद यहाँ अंग्रेजों को अपने पांव पसारने का अवसर मिल गया। जो ही दिल्ली का जो बादशाह है वो पतन की ओर चला गया, तो उसके बाद अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का समय मिल गया और अवसर मिल गया, और वो आराम से भारत के ऊपर कब्जा करने में सफल रहे। और इसके अलावा भी जो यहाँ के स्थानीय राजाओं की महत्वाकांक्षा भी एक महत्वपूर्ण उनमें सहायता थी अंग्रेजों की। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेजों के शासनकाल के देन है। यानी जो सामंतवाद है, सबसे ज़्यादा सामंतवाद है, उनका जो क्रूर रूप है, घृणित रूप है, वो अंग्रेजों के देन है। अंग्रेजों का शासन है, वो देन है। अंग्रेजों ने ही इतना अत्याचारी सामंतों को बना दिया कि किसानों का इन्होंने बहुत ही शोषण किया। परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया। यानी अंग्रेजों का शासन का आरंभ हुआ और उसके साथ साथ भी विरोध भी शुरू हो गया। इस दौर के अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर में से है। मराठा सरदार होलकर ने यहाँ शरण ली थी, और भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद भी होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। यानी यह तो एक रीति है कि रघुकुल रीत सदा चल रिहाई, प्राण जाए पर वतन न जाए। तो जो वचन है वो देने के बाद यहाँ के राजा है वो पीछे नहीं हटते। उसी में से थे भरतपुर के राजा, जो अंग्रेजों से संधि करने के बाद राजा रणजीत सिंह ने होलकर को, मराठा सरदार होलकर को अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने भरतपुर किले में इनको शरण दे रखी थी। इस पर अंग्रेजों ने भरतपुर पर हमला किया था। तब उसी के समय एक कवि ने ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आचो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़ बांको किलो रे बांको गोरा हट जा। यानी कहा जाता है कि जो भरतपुर का जो किला है, उस किले पर जो लोहागढ़ है, उस पर अंग्रेजों ने 5 बार, जो सेनापति लेक था, उन्होंने 5 बार आक्रमण किया, परंतु वो 5 बार भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, किले को नहीं भेद पाया। यानी उन्होंने आखिरकार संधि के लिए मजबूर हो गया। भरतपुर से संबंधित एक कविता राजा बांकीदास की है। ये कविता कवि राजा बांकीदास की है, और ये बांकीदास जो मारवाड़ के शासक, जिसे आप मानसिंह और नाथ पंथ के जो अन्यायी थे, मानसिंह, उनके राज्य दरबार में थे बांकीदास। और इसके लिए कहावत भी प्रसिद्ध थी कि बांका तेरी बांक ने जान न सक्यो ने कोई, लाख पसावा एक मिलियो देश निकाला दो। यानी इनको 2 बार राज्य से निष्कासित कर दिया गया, परंतु फिर भी वापस बांकीदास को बुलाया कि कवि हो तो बांकीदास जैसा, ऐसा कवि था बांकीदास। तो ये लाइनें तो ऊपर पढ़ी हमने, वो बांकीदास की थी। ये जोधपुर राजा नरेश मान सिंह के राज कवि और उनके काव्य गुरु भी थे। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यह नागरी जो प्रचारणी सभा है भारत की, वहाँ से ये 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनके बांकीदास की जो रचनाएं हैं, उनकी लिखित तथा संकलित राजस्थान में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। यानी 2700 के लगभग बातें हैं, 2700 बातें हैं बांकीदास की। विभिन्न भाषाओं की
जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निधन 1833 ईस्वी को हुआ, यानी बांकीदास का जो निधन है 1833 को हुआ था। उत्तन उत्तन विलायत किलकता कानपुर आविया, मम्मोई लंक मद्रास मेला, यलम दूर वहन अंग्रेज वाटन चला, भरतपुर ऊपरा हुआ मेला। यानी यहाँ पर यह भी बांकीदास की लाइनें हैं। उन्होंने कहा कि विलायत से आकर विलायत से आकर अंग्रेज अपने इलम के बल पर कलकत्ता, यानी विलायत का मतलब अपने जो देश है इंग्लैंड, वहाँ से कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक अधिकार करता चला गया। अब वह भरतपुर पर चढ़ाया है। अब उन्होंने चढ़ाई कहाँ पर कर दी? भरतपुर पर। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम भारत खंड है। अंग्रेजों ने जो फौज बटोरी है वह इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों थे। यानी हमारे भारतीयों की यही कमी है कि हम अपनों के ही मारने के लिए चलते हैं, क्योंकि जो अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने फौज बनाई, तो फौज कोई बाहर ही नहीं थी। फौज वो हमारे भारतीय ही फौजी थे, भारतीय सैनिक थे उसके अंदर, जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों की फौज थी उनमें। यानी तो हमारी ये सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि हम विदेशी ताकतों के हाथों में बन जाते हैं। सैन रिजमेंट अलग असलक मल्टाना तड़े जसंग बड़ तिलक बंग किलंग तना मिलिया अभंग जंग भारत खंड पार का उसर उए मार का वज्रंद रे दुरंग मिलिया। यानी अब बांकीदास जी ने कविता में उल्लास का स्वर है, क्योंकि ये बांकीदास जी की आपके सामने तस्वीर है। ये बांकीदास है, हमारे जो राजस्थान के मारवाड़ रियासत के कवि। कविता उल्लास के स्वर है क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजय नहीं हुए थे। और गीत की दो मजेदार पंक्तियां, यानी वो गीत की दो लाइना है यहाँ पर उनकी, देखिए। थया वलहीण लश्कर फिर थान रा चीण इनान रा इलम चलिया, यानी फौजें चली अंग्रेजों की, परंतु वो जीत नहीं पाया। फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया। चीन और यूनान से जो इलम सीखा था, यानी जो तकनीक सीखी थी, वे व्यर्थ हो गई, है ना। चीन और यूनान से भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रुओं को सौंपते जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। यानी देखो ये लाइन, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आ हंसा लीदा खेची उरा, आ हंस लीदा खेची उरा, धनिया मरे ने दीदी धरती, धनिया उबो गई धरा। यानी ये धरती की जो स्वाभिमान की बात है, वो बात यहाँ पर बांकीदास जी कर रहे हैं कि अंग्रेज मुल्क के ऊपर चढ़ाया है, उसने देश का सत खींच लिया है, और अब उसके स्वामी के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई है। यानी अभी जिंदे है फिर भी उनके हाथ से धरती है वो अंग्रेजों के अंदर अधीन चली गई है। गीत के अंत में राज्य के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। यानी धरा के जो स्वामी हैं उनको, राजा लोगों को बांकीदास ने फटकारा। देखिए ये और लाइनें हैं वो बांकीदास जी की, क्या सुंदर लाइन है। पुर जोदान उदयपुर जयपुर, ये धरा खूंटा परियाण, आंके गई आवसीन आके बांके असल किया बखान। यानी ये बांके ने बांकीदास ने कहा, बखान किया है कि जोधपुर कौन से जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, ये जोधपुर जयपुर उदयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया है। यानी उदयपुर का नाम और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जोधपुर जोधाना, और जयपुर का नाम भी, परंतु उन्होंने अपने गौरव का है वो नाश कर दिया है। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। यानी बांकीदास ने कहा कि ये देश को गुलाम होना था और वो हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने वाला होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है। ये
तथ्य कवि बांकीदास के सामने स्पष्ट है और आगे स्थिति बदलेगी ये आशा भी उन्होंने की। उन्होंने कहा भी टाइम आई और ये जो गुलामी है उनकी बेड़ियां हैं वो भारत माता से हमेशा के लिए हटेगी। अब देखिए सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम तथा काव्य में दिए गए कुछ विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से ने संधि की थी, यानी 1818 के आसपास अंग्रेजों ने राजस्थान के रियासतों से संधि करी थी और शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया था। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड का संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यानी अंग्रेजों की सबसे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे वो शेखावटी के क्षेत्र के लोग थे। तो उनका विरोध है, उनका दमन करने के लिए अंग्रेजों ने एक शेखावटी ब्रिगेड नाम की जो सेना है, ये टुकड़ी है, उसका निर्माण किया और उसका 1834 ईस्वी में उसी टुकड़ी में से एक डूंगजी नाम के जो सैनिक थे उन्होंने उनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डूंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे किले में कैद कर लिया। यहाँ डूंगजी ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया 38 में, 4 साल बाद में, और उसे आगरा में डाल दिया। आगरा किले में डालने के बाद जवाहर जी ने अपने साथियों अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला कर दिया और डूंगजी को छुड़ा लिए। वहां से निकलकर इन्होंने नशीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई और अनेक समकालीन कवियों ने उन पर कविताएं लिखी। लोग में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, छावली है ना, छावनी के नाम से गाई जाने लगी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्य से प्रेरित होकर जो लोग कविता रची वे इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बन गई, यानी आज़ादी को जगाने का एक माध्यम बन गई। 1857 ईस्वी का स्वागत सूर्यमल मिश्र ने किया था। यानी सबसे पहले सूर्यमल मिश्र, ये सूर्यमल मिश्र साहब हैं, हमारे बूंदी रियासत के राजकवि थे ये, और इनका जो बहुत शानदार 1857 क्रांति का जो स्वागत है इन्होंने किस तरह किया। इन्होंने कहा विक्रम वर्षा बीतियान गण चौचंद 19 बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीश। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये 1857 क्रांति किस तिथि को होता है? जेठ बदी पंचमी की बात है ना, पलटी शीश। तो ये सूर्यमल मिश्र की लाइनें हैं। और इसके बाद सूर्यमल मिश्र जी, और हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो गया हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा से सोच 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया, पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी 5वें गुरुवार के दिन सन 1857 के समय रूपी विस्तर नाग ने, यानी अंग्रेजों की देह अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में न तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और न ही 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। संभवतः जेठ बदी पंचमी वे दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया और स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की ये भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल मिश्र जनता के संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते हैं, यानी इन्होंने और भी दोहे लिखे थे और जनता को जागरण करने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए उन्होंने बहुत ही मार्मिक दोहे लिखे थे। सूर्यमल मिश्र की उत्कर्ष करती वीर सत्सई के संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्रामों का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा है। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी और सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए व्यग्र हो उठा था। गदरकालीन परिस्थिति का
कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा था। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा था, लिखा पढ़ी की, वे सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप से में हुई है। यानी सूर्यमल मिश्रण स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। यानी साहित्यकार के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक संगठन भी किया, यानी लोगों को जगाने का कार्य है वो सबसे पहले सूर्यमल मिश्र ने किया। सन 1757 में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों का साथ दिया और छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देशी पलटनों के विद्रोह सैनिकों ने इस सामंतों को साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आवा के युद्ध से साफ दिखाई देती है। आवा के संघर्ष पर संघर्ष रचे जाते हैं। ये स्वाभाविक था। एक गीत यूं ही शुरू होता है, वणिया वाली गोचर बाए कालो गो दड़ियो गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, और काले टोपी रो हे ओ काले टोपी रो फिरंगी फैलावे शीश के फैलाव किदो ओ काली टोपी रो। यानी काली टोपी का जो अंग्रेज हैं उन्होंने ये आक्रमण है वो कर दिया अवा पर। अवा की धरती पर फिरंगी आ धमकाए, फिरंगी अंग्रेज आ धमकाए और उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ाया है। गोरी देव वाला ये फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि गिरवर्धन उन्होंने अवा के युद्ध पर 3 छपे लिखे थे। पंक्तियां इस प्रकार हैं, बढ़ती 14 से वर्ष पढ़े इल वेद पाए। यानी ये कवि गिरधदान की जो छपे हैं, ये सिंहासन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई थी उसकी ओर संकेत किया गया। अंतिम पंक्ति है, ये अंतिम पंक्ति है, वर्ष 14 है, बढ़ती 14 वर्ष पढ़े इल वेद अपाय। देखिए, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आवा नात रे, ये अंतिम पंक्ति, आजाद हिंद करवा उमंग निडर आवा नात रे। यानी आवा के नाथ की, जो आवा के राजा है उसकी यहाँ प्रशंसा की गई है। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी की लड़ाई कहा है। यानी आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सूत्रपात है वो इन्होंने आवा की लड़ाई को माना है, जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा था। जो बंग भंग हुआ था उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन है उसने जोर पकड़ा था और पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। ये प्रयास राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता ये है कि आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रम से उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी थी। यानी किसानों को सबसे समस्या अंग्रेजों के समय किसानों को ही थी। सबसे ज़्यादा शोषण है वो किसानों का ही होता था। अब डूंगजी जवाहर जी ये सीकर जिले के थे, जिसे शेखावटी नाम दिया गया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के में सीकर क्षेत्र के काका भतीजे थे। काका डूंगजी और भतीजा जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त थे। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे और डूंगजी रिसालेदार बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। यानी उन्होंने पहले तो कहा भाई धन दो धनी लोगों को, क्योंकि हम क्या करेंगे, देश को आज़ाद कराएंगे। परंतु जब धन नहीं मिलता दिखा तो उन्होंने यहाँ उन धनवान लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, गरीबों को बांटते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियां भी लूटी थी। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़ा दिया। यानी उनके साला था भैरू सिंह, उन्होंने डूंगजी को पकड़ा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया और डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा भी तू ऐसा भतीजा फिर भी तेरा जो काका है वो अभी जेल में बंद है। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से
डूंग जी को छुड़ा कर लाए थे। यानी डूंग जी को छुड़ा कर जवाहर जी अपने साथी लोटिया जाट और कर्णा मीणा के साथ गए और डूंग जी को छुड़ा कर लाए थे। ये थे डूंग जी और जवाहर जी। डूंग जी और जवाहर जी बहुत ही जो आज़ादी में है इनका महत्वपूर्ण स्थान है शेखावटी में रहा। और बीकानेर के पास गढ़सीसर ने अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत में चले गए कि खेरकट्टा स्थान पर पहुंच गए जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। और डूंग जी है वो जैसलमेर में गिरदड़ा की काकीमेड़ी पहुंच गए जहां जोधपुर की सेना ने उन छलपूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। और जोधपुर के दुर्ग में डूंग जी का है वो निधन हुआ था। तो डूंग जी किधर रहे? जोधपुर में अंतिम समय में। और जवाहर जी अंतिम समय में किधर रहे? तो अंतिम समय में जवाहर जी हैं वो बीकानेर सियासत में रहे रतन सिंह के पास। अब लोठू निठरवाल ये सीकर के थे लॉर्ड जी और निठरवाल ये जाट परिवार के थे। 1804 में इनका जन्म हुआ और 1855 में इनका देहांत हो गया था। लोठू निठरवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी रिंगस में हुआ था। रिंगस में भैरू जी थारो देव रो रिंगस वही भैरू जी का स्थान है। रिंगस है सीकर में जहाँ से वे वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बटोट में आ गए थे। बटोट जो ठिकाना था उस समय शेखावटी का वहाँ आ गए थे और यहीं पर इनका संपर्क है वो डूंग जी जवाहर जी से हुआ था। बटोट में ही डूंग जी और जवाहर जी से लोटू निटरवाल का संपर्क हुआ था। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया करके आगरा की जेल में बंद कर दिया तो लोटू ने बालू नाई यानी एक तो बालू नाई और शांकु लोहार और कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोटू जी डूंग जी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके साथ और भी थे जो डूंग जी को छुड़ाने के लिए बालू नाई और शांकु लोहार कर्णा मीणा और लॉर्ड जी जाट और इसके अलावा जवाहर जी। अब देखिए अमरचंद बांटिया जिसे हम राजस्थान का 1857 क्रांति का भामाशाह भी कह सकते हैं। वो राजस्थान का प्रथम शहीद भी आप कह सकते हो। यानी देश के प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। वे राजस्थान का निवासी अमरचंद बांटिया था। यानी हालांकि ये यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे थे, ये जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था और उन्होंने अपने पूरा धन संपत्ति है वो तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बना था। यानी बांटिया साहब हैं, उनके पिताजी हैं वो ग्वालियर के राजा के यहाँ सिंधिया घराने में जो उस समय कैशियर का काम करते थे और उनके पिता के साथ जो ये भी वहाँ रहते थे तो साथ साथ उन्होंने जो सिंधिया ग्वालियर के राजा का जो धन था वो झांसी की रानी और तात्या टोपे को दे दिया था जिसके कारण अंग्रेज इनके दुश्मन बन गए थे और इनको फांसी पर लटका दिया था। विजय सिंह पथिक, भूप सिंह गुजर ये हालांकि राजस्थान के नहीं थे परंतु इनकी कर्मस्थली है वो राजस्थान की थी। विजय सिंह पथिक 1882 ईस्वी का जन्म हुआ था और 1954 यानी आज़ादी के बाद तक ही ये राजस्थान के सूरवीर रहे थे। और बिजोलिया इनका जो मेन स्थान था जहाँ पर इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही शानदार मेहनत किया था और किसानों के लिए रात दिन एक करती थी। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था एवं उनकी कर्म भूमि है वो राजस्थान की थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक चोटी के क्रांतिकारी थे। यानी सबसे शानदार क्रांतिकारी थे जिन्होंने किसान आंदोलन में वो इनका जनक है वो भूप सिंह या विजय सिंह पथिक कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ
और वीर भारत सभा की स्थापना की थी, गठन किया था। इनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से, मेन इनका जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की जो क्रियान्वित है, क्रांतिकारी की भर्ती में, प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में इनकी अग्रणी भूमिका थी। यह थे हमारे पूजनीय विजय सिंह पथिक साहब। और अब हम पढ़ रहे हैं अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने जो जयपुर के महाराजा थे माधव सिंह, उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री बन जाओ। तब उन्होंने कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो बाहर से अंग्रेजों को बाहर कौन फेंकाएगा, बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी 1880 1941 तक, यानी 1880 में जन्म हुआ, 1941 इनकी मृत्यु हो गई। जयपुर के थे और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जो जन्मभूमि है वो जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलग जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति यानी 1905 में की स्थापना की जयपुर में, और इसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय और वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय भी चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र था। जो ये वर्धमान विद्यालय है, वर्धमान छात्रावास है और वर्धमान पुस्तकालय क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का एक क्षेत्र था, केंद्र था। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकालेगा। यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर से कौन निकाले। ये है अर्जुन लाल सेठी, जिनका अंतिम समय वो अजमेर में बीता था। और सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया और जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी होर्डिंग कांड, आरा कांड और काकोरी कार्रवाई से संबंधित है, यानी सेठी का जो संबंध है वो इन क्षेत्रों से था। यानी इन्होंने ये काकोरी कांड से जुड़े हुए थे, ये सेठ जो होर्डिंग कांड हुआ था उससे जुड़े हुए थे, और आरा हत्याकांड से भी ये जुड़े हुए थे। और अजमेर में रहते हुए ये शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। इनकी पुस्तकें शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। यानी अंतिम समय में मुस्लिम बनकर मदरसों में बच्चों को शिक्षा देते थे। ये इनका अंतिम समय अजमेर में बीता था। ये थे हमारे अर्जुन लाल सेठी। अब है हमारे केसरी सिंह भारत, वीर शिरोमणि केसरी सिंह भारत, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को देश की आज़ादी में झोंक दिया था। बहुत ही कर्मठ जो क्रांतिकारी थे केसरी सिंह भारत, जिनका जन्म 1872 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु है वो 1941 को शाहपुरा में हुई थी। राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं कवि एवं क्रांतिकारी है ना, राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी। और केसरी सिंह भारत की जन्मभूमि शाहपुरा और कर्मभूमि कोटा थी। कर्मभूमि कोटा और जन्मभूमि शाहपुरा, ये ध्यान रखना है। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था, यानी देवपुरा गांव में, जिसे भारत जी का खेड़ा कहते हैं वर्तमान में। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए, है ना, यह कोई लॉर्ड हमारे लिए नहीं है। यह भी एक दुर्भाग्य की बात है कि हमें जो वर्तमान सरकारें हैं आज़ादी के बाद भी हमें ये लॉर्ड पड़ा रही है। लॉर्ड हमारे लिए, लॉर्ड हमारे ये केसरी सिंह भारत हैं, प्रताप सिंह भारत हैं, अर्जुन लाल सेठी हैं, ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी रसूंगटे लिखे थे। 13 लाइन शॉर्ट थे नामक 13 शॉर्ट लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी।
ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्ट में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसर सिंह व अर्जुन लाल सेठी को खासकर जिम्मेदार माना था। यानी एक ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्ट थी, उनमें राजपूताना में राजस्थान में विप्लव यानी क्रांति फैलाने वाले जो खास जिम्मेदार हैं वो केसर सिंह बारेट और अर्जुन लाल सेठी थे। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। यानी इनके वीर भारत सभा में सहयोगी थे हमारे भूप सिंह गुजर या आप कह सकते हो विजय सिंह पथिक। राजस्थान के सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन है वो इन्होंने किया था केसर सिंह बारेट ने, तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया था। श्री बारेट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आशिया को भी रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांतिकारी का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। यानी ये केसर सिंह बारेट को आप राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से जुड़े हुए सबसे प्रबल क्रांतिकारी थे, ये थे हमारे केसर सिंह बारेट। ये केसर सिंह बारेट जी की तस्वीर है। केसर सिंह बारेट देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी केसर सिंह बारेट का जन्म जो निधन है वो अगस्त 1941 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली थी। ये केसर सिंह बारेट के बाद उनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारेट 1872 में केसर सिंह बारेट का जन्म हुआ और 1941 में इनकी देहांत था। इसके बाद इनके पुत्र का जन्म है प्रताप सिंह बारेट, जिनका जन्म 1893 को हुआ था और 1918 में शाहपुरा में इनका है वो अंग्रेजों के जो अत्याचार के कारण इनका देहांत हो गया था। और 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर 1893 ईस्वी में जन्मे शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी, क्योंकि इनके पिता भी, काका भी और जामाता भी, सॉरी इनके बहनों भी क्या थे, क्रांतिकारी थे, तो इनको विरासत में मिली थी। इनके पिता केसर सिंह बारेट एवं चाचा जोरावर सिंह बारेट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। यानी रास बिहारी बोस है जो प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास करते थे, यानी विश्वास पाते थे। प्रताप सिंह बारेट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम है वो उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। इतना अत्याचार सहने के बाद, इतनी अमानवीय यातनाएं सहने के बाद ये थे हमारे प्रताप सिंह जी बारेट। प्रताप सिंह जी बारेट ये है हमारे लॉर्ड। कोई अंग्रेज कोई हमारे लिए लॉर्ड नहीं है, वो तो हमारे लिए सबसे बड़े शोषक थे। और आगे देखिए, भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्विंसलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी, मगर ये सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्विंसलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। यानी मेरी माँ को रोने दो, मेरी माँ रोए रही तो रोने दो, परंतु मैं सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। यानी मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई माए वो नहीं रोए। अमानुषिक यातनाएं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए। हारकर क्विंसलैंड को भी ये कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युग नहीं देखा। यानी ऐसा युग यदि अंग्रेजों को मिल जाता तो अंग्रेज आज तक भी भारत नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इतने जो जाबाज प्रताप सिंह जी बारेट थे
जिनका जन्म 1893 ईस्वी को हुआ और 1918 को इनका जो अमानवीय यातनाएं के कारण देहांत हो गया था। अब देखिए बाल मुकुंद बिस्सा। ये बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर 1908 में इनका जन्म हुआ और 1942 में इनका देहांत हो गया था। और बाल मुकुंद बिस्सा इन्होंने नागौर में चरखा संघ, खदर भंडार और इसके अलावा चरखा संघ, खदर भंडार इसकी स्थापना की कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डीडवाड़ा तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। और 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुआ जन आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। इस लंबी भूख हड़ताल के कारण ही इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, क्योंकि भारत के जतिन दास ने इस प्रकार अन्याय के खिलाफ जेल बंदियों में राजनीतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार के साथ कारण जो भारत के जतिन दास है उन्होंने भूख हड़ताल की थी। वो राजस्थान में है, वो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी, इसलिए इसे राजस्थान के जतिन दास कहा जाता है। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमजोर हो गए और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल में सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। यानी 1 लाख लोग उस समय उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए थे। ये थे हमारे बाल मुकुंद बिस्सा, जो राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, राजस्थान के जतिन दास। अब है हमारे सागरमल जी गोपा साहब। सागरमल जी गोपा, जो आपके पृष्ठ पर फोटो थे, 3 तस्वीरें थी, उनमें सागरमल गोपा जी की तस्वीर भी थी एक। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। यानी हमारी मातृभूमि है, उनको दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचार, निरंकुश राजाशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। या जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में सबसे अग्रणी थे हमारे सागरमल गोपा। साथ साथ शिक्षा प्रसार कर पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिसमें जैसलमेर में राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की, जिसके लिए उनको राज के कोप का भाजन पे होना पड़ा। यानी इनकी पुस्तकें थी जैसलमेर का गुंडा राज है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, या रघुनाथ सिंह इनके साथी थे जिनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, आज़ादी के दीवाने। ये थे हमारे सागरमल जी गोपा साहब। और इन्होंने राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किया गया। और अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचार सत्ता ने जीवित ही जला दिया था। और इनके ऊपर जो गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी है वो गठित हुई थी, और उन्होंने भी लिपापोती की, और वो भी अंग्रेजों और राजा से मिलकर उन्होंने भी इसे आत्महत्या करार दिया गया, जो एक हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात थी। और इस तरह से हमारे जो गोपा साहब है उनका इन अत्याचारियों ने निधन कर दिया। या आगे देखिए नानाभाई खांट, ये राजतपाल डूंगरपुर से जुड़े हुए एक शिक्षक थे। नानाभाई खांट बहुत ही जाने माने शिक्षक, और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से जो देश में है वो जागृति लाने के लिए का कार्य करने वाले थे। डूंगरपुर रियासत में डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ एक रियासती अत्याचार के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाए, जिसे माणिकलाल वर्मा का निदर्शन प्राप्त था। राजतपाल के नानाभाई खांट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राजतपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बल सहित ग्राम राजतपाल पहुंच गए।
नानाभाई खांट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खांट को निर्मम पिटाई की और बंदूकों के परारों और आघातों से इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए थे। वो हमेशा हमेशा के लिए जो हमारे उनकी धरती है वहाँ उनको छोड़कर चले गए थे, हमें छोड़कर चले गए थे। उनमें अब आ रहे हैं सरदार हरलाल सिंह खर्रा। सरदार हरलाल सिंह खर्रा भी शेखावटी में बहुत ही जाने माने थे। सरदार हरलाल सिंह खर्रा, सॉरी हरलाल सिंह खर्रा नहीं है, यह हरलाल सिंह खर्रा तो अभी जो विधायक है उनका नाम आ गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। कब हुआ? 1901 में। 1901 में इनका जन्म हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजाबंधन आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की, यानी विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना है सरदार हरलाल सिंह ने की थी। कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, यानी इनकी सहयोगी ने इनको सरदार की उपाधि दी। अब हम पढ़ रहे हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। जब हम बेऊर रोड जो है, अजमेर की बेऊर रोड है, यानी बेऊर रोड से अजमेर की ओर घुसते हैं तो जो तबीजी में केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, जो केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, उसके आगे जब हम जाते हैं अजमेर की ओर, अजमेर की तरफ, तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देते हैं, या वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सड़क के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ है कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी कृषि मंडी, यानी उनके नाम पर जो कृषि मंडी है अजमेर में, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी कृषि मंडी, कृषि उपज मंडी, यानी कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ये का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में हुआ था, यानी उनका भी सीकर में हुआ था। हरलाल सिंह का परंतु उनका 1901 को हुआ था और इनका 4 साल बाद में ये जन्मे थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा है अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में और तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई थी। सांबर और कानपुर में उनकी बाद की शिक्षा हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत विजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। ये है हमारे दुर्गा प्रसाद चौधरी। 1930 में 30 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। इन्होंने अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था। देखिए ये अजमेर आ गया है ना, अजमेर और जयपुर में दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया था कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। तो ये थे दुर्गा प्रसाद चौधरी जिनका जन्म 1905 में हुआ था नीम का थाना सीकर। जानकी देवी बजाज। अब हम पढ़ रहे हैं महिलाओं के बारे में। महिलाएं जिन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, इनमें थी जानकी देवी बजाज। ये सीकर की जानकी देवी बजाज जो जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी मध्य प्रदेश के जावरा, लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्होंने ससुराल वर्धा में रहना पड़ा, यानी जो जमनालाल बजाज है वो इनका ठिकाना वर्धा था। सर्वप्रथम जानकी देवी बजाज ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, यानी जो कुप्रथाएं थी उसको इन्होंने तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। जमनालाल बजाज जी के देहांत के बाद इनको
गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष जमनालाल बजाज के निधन के बाद बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल 1844 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई थी। 1844 में जो जयपुर प्रजामंडल हुआ था, प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था, उसकी ये अध्यक्ष चुनी गई। अब हम पढ़ रहे हैं अंजना देवी चौधरी, सीकर की अंजना देवी चौधरी, और जो समस्त रियासतों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी शायद, मेरे हिसाब से। पढ़ते हैं क्या है। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 ईस्वी में रामनारायण चौधरी से हुआ था। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प किया, और 1921 से 24 में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा इनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलित उत्थान का कार्य हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। कंधा से कंधा मिलाकर यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। हाँ, ये प्रथम महिला थी समस्त रियासत में, अंजना देवी। यही ध्यान रखना, का ध्यान रखना, यानी सबसे पहले अंजना देवी थी जो सभी रियासतों में राजस्थान से गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में। रत्ना शास्त्री, ये भी जयपुर की जो हमारे हीरालाल शास्त्री थे उनकी धर्मपत्नी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ था। सन 1929 ईस्वी के ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर उद्योग कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रत्ना शास्त्री ने 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा है वो रत्ना शास्त्री ने की थी। रतन शास्त्री, सॉरी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रमा देवी। रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर के वैद्य गंगा साय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया। 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, या 7 वर्ष की आयु में ये इनकी शादी हो गई, और 4 साल बाद में ही इनका जो पति है उनका देहांत हो गया। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह था। रमा देवी का पुनर्विवाह है लादूराम जोशी से हुआ था। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया, और बिजोला आंदोलन के समय पंडित लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी ने 1931 ईस्वी में बिजलिया गई, और जहाँ उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया, यानी 1931 में बिजोलिया गई थी जहाँ इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहा, किंतु उनका जवाब था जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहीं आती रहेगी। इन्होंने वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही। 1930 ईस्वी में 1932 ईस्वी में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। ये थी हमारी रमा देवी, जिनका जन्म वैद्य गंगा साय के घर पर हुआ था जयपुर में। और अब हम पढ़ रहे हैं कालीबाई, डूंगरपुर की कालीबाई। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल के निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 ईस्वी में डूंगरपुर महाराव के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मजिस्ट्रेट तल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे थे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद करने को उसकी चाबी उसके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खांट की पिटाई कर अध्यापक संगाभाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। तब ये मामला है इतना बढ़ गया था। तो कालीबाई देखिए ये रस्सी काट रही है जो इनके गुरु को घसीटा जा रहा है।
13 वर्षीय भील बालिका जो अपने खेत में घास काट कर लौट रहे थे, जब वो जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीट देखा तो वे भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरु जी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर अपने उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दरांती से सेंगाबाई के कमर में बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई की छलनी कर दी। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरुजी को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में स्मारक बना हुआ है, जो कालीबाई भील का पैनोरमा है वो रास्तापाल में है। अब किशोर देवी अंतिम हम पढ़ रहे हैं, पाठ के अंतिम चौर में पहुंच चुके हैं। किशोर देवी सरदार हरलाल सिंह जो हमने अभी भी पढ़ा है, उसी सरदार हरलाल सिंह की पत्नी है किशोर देवी। किशोर देव ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावट क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले कटातल नामक स्थान पर किशोर देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग दिया था। कटरातल जो सम्मेलन हुआ था उसमें, और यह सम्मेलन इसलिए क्योंकि जो सियोट है वहाँ के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास के गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो उसके विरोध में सीकर कटातल नामक स्थान पर महिलाओं का क्या हुआ एकता होना और उसमें भाग लेना, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था लगभग कटरातल में। तो यह था हमारा 1857 की क्रांति, जिसमें राजस्थान के सूरवीरों जांबाजों ने किस तरह से राजस्थान को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, और कवियों ने भी किस तरह से जन जागृति की थी। राजस्थान के क्रांतिकारी थे ये। कैसा लग गया हमारी क्लास? आप जरूर कमेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे के लिए भी हमें कुछ जानकारी देते रहें। थैंक यू दोस्तों।